हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल फोर्थ एग्जाम में स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित यानी सब्जेक्ट मैथ का पार्ट 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति का ये भाग 1 होगा जिसमें इस पाठ का परिचय होगा। तो दोस्तों पाठ का नाम है संख्या पद्धति, जिसमें संख्याओं के बारे में बात की गई है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि संख्या किस प्रकार होती है और कौन कौन होती है। तो संख्या में सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कैपिटल एन से इसे निर्देशित किया जाता है। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती है। यानी दोस्तों अगर हम लोग गिनती करेंगे कि जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये सभी क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 1 से शुरू करेंगे हम लोग अनंत तक, ठीक है। तो 1 से शुरू करें अनंत तक, तो ये सभी क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसे हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल W से हम लोग निर्देशित करते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। यानी दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि देखिए अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में मतलब प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम लोग 0 लगा देते हैं तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों पूर्णांक। तो पूर्णांक को हम लोग कैपिटल Z से हम लोग निर्देशित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि पूर्ण संख्या रहता है और ऋणात्मक संख्या, यानी कि जैसे कि हम लोग सबसे पहले 0 लिए तो इधर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ठीक है। और बायां साइड -1, -2, -3, -4, तो इधर भी हो गया अनंत तक, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे पूर्णांक। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। यानी जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 2, 3, तो 2 किसका पहाड़ा से कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी ये 2 से कटेगा और ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। बस यही दोनों होना चाहिए और अगला इसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इसे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये क्या है, यह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पर देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। इसमें क्या था कि ये एक से विभाजित होना चाहिए और स्वयं से विभाजित होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि ये दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई होना चाहिए और एक फैक्ट मतलब गुणनखंड और होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग 4 लें, 1 से कटेगा, ये 4 से भी कटेगा और 2 से भी कट रहा है, यानी 3 हो गया। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये भाज्य संख्या है। तो 4, 8, 10, 12, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग अभाज्य संख्या को हटा देते हैं, ठीक है, तो ये जितना भी शेष बचेगा संख्या उसे हम लोग बोलेंगे कि ये वो भाज्य संख्या है। जैसे 1 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, 5 को हटा देंगे, क्या बचेगा, 2, 4, 8, 10, ये सभी भाज्य संख्या है। अब देखिए अब यहाँ पर है दोस्तों परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या को हम लोग कैपिटल Q से हम लोग निर्देशित करते हैं। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग 2/3 लिए, 4/5 लिख रहे हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, भिन्न है, यानी भिन्नों को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। ये यानी ये P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इसे समझने के लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पाई। तो पाई क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
तो पाई आप बोलिएगा पाई, हम लोग जैसे लिखते हैं पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, इसे हम लोग लगभग मान लेते हैं। कोई भी प्रश्न जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग 22/7 लगभग में लेते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट इसका नहीं होता है, तो इसका हम लोग मान लेते हैं कि इतना 22/7 है। तो इसलिए हम लोग दोस्तों इसे हम लोग नहीं कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है और इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को हम लोग कैपिटल R से निर्देशित करते हैं। तो सभी संख्याओं का संग्रह, यानी देखिए अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे कि ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर देखिए, मतलब इनके संग्रह को कहते हैं। अब हम लोग दोस्तों संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो देखिए, तो कोई भी संख्या का हम लोग दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे। मान लो हम लोग सबसे पहले लेते हैं संख्या पाई लेते हैं, √2 लेते हैं और 1/2 लेते हैं। इसका हम 1/2 को चलिए हम लोग निकालते हैं दशमलव प्रसार। तो 1/2 2 लिए, नीचे 2 है यहाँ लिखाएगा और 1 इधर लिखाएगा। अब हम लोग भाग देते हैं। तो 1 2 से छोटा है, इसलिए हम लोग यहाँ 0 लगाएंगे। यहाँ 0 लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 पॉइंट लगा देंगे। तो 2 बचे 10, यहाँ बच गया 0, यानी कट गया, यानी 0 बचा। तो देखिए दोस्तों, तो 0.5 जो हमें आंसर मिला, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमें एक परफेक्ट आंसर मिला, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे कि ये एक शांत दशमलव प्रसार है। ये एक जगह में रुक गया है और नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहे हैं अनवसानी आवर्ती, जिसे हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनः आवृत्ति होती है। जैसे यहाँ पर शेष 0 था, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम लोग 1/3 लेते हैं, इसको हम लोग भाग देते हैं, यहाँ 0 लगा देते हैं, यहाँ 0 पॉइंट। तो 10 तो नहीं आता है 3 का टेबल में, तो क्या होगा 9, 3 बार में 9 कट गया, मतलब 3 3 9 और 10 में 9 हो गया 1। अब कि यहाँ पॉइंट है तो यहाँ फिर से 0 लगा देंगे, फिर से वही 9 1, मतलब कुछ स्टेप के बाद वही रिपीट हो रहा है। जो शेषफल शुरू में 1 था वही आके यहाँ पर भी 1 हो गया, ऐसे ये जाएगा और इधर 3 होते रहेगा, ठीक है। यहाँ फिर पॉइंट लगाएं, फिर 3 बार में 9, यानी यहाँ पर देखिए शेष था 0 और यहाँ पर क्या हो रहा है कि शेष का रिपीट हो रहा है। तो इसे हम लोग 0.33 ये रिपीट हो रहा है, इसे हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे 0.3 और बार, यानी बार लगा दिया, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि यह दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी आवृत्ति के फॉर्म में, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अनवसानी अनावर्ती, जिसे हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यहाँ पर देखिए शेष रिपीट हो रहा था और यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं √2, तो √2 क्या है, तो √2 को हम लोग यदि हम लोग रूट से निकालेंगे तो इसका हो जाएगा मान 0.4142, ठीक है। और देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा था, यहाँ पर शेष क्या हो रहा था, यहाँ पर शेष 0 है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस स्थिति में होता है कि शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। देखिए सब नया है, मतलब कुछ समय के बाद ये नया ही नया रहेगा। जैसे 4 1 4 2, इसमें कोई भी रिपीट नहीं होगा और ना ही शेषफल शून्य होगा। अब हम लोग दोस्तों इसके बाद हम लोग घातांक के नियम समझ लेते हैं। ये आपने तो देख लिया।
यहाँ हमने देख लिया दशमलव के 3 प्रकार, शांत, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। अब हम लोग घातांक के नियम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों ए पावर m बिंदु a पावर n बराबर दिया है a पावर m प्लस n दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं सबसे पहले समझने के लिए 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 का मतलब यानी 2 का घात 3, यानी हम लोग 2 को 3 बार लिखेंगे और आपस में गुना कर देंगे। इसका मतलब ये होता है, यानी 3 है तो 3 को 2 को आपस में गुना करेंगे। 4 रहा तो मतलब कोई भी लिख सकते हैं, 5 6, तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 8। अब देखिए a पावर m, हम लोग a को मान लेते हैं दोस्तों 2 और m को मान लिए 3। तो यहाँ भी a है तो यहाँ भी 2 मान लिए। अब बिंदु का मतलब होता है गुना, और n को मान लिया हम लोग 2। तो 2 का पावर 3 तो क्या हो जाएगा 8, और 2 का पावर 2 गुना 4 यानी 32। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, a है a पावर m और ब्रैकेट के बाहर n। तो a लिए 2 पावर m हम लोग लिए थे कितना 3, ब्रैकेट बंद, पावर कितना है 2। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो घात है ये दोनों आपस में गुना हो जा रहा है। तो 2 और 3 दूनी 6, 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 को हम लोग 6 बार गुना करना है, 2 गुना 3 4 5 और 1, तो इधर हो गया 8 गुना 8, 8 64। अब देखिए इसमें अब हम लोग देखेंगे a का पावर m है बटा a का पावर n। तो इसमें क्या होगा, इस नियम में थर्ड वाला में a है 2 m है 3 बटा a है 2 और n है 2। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो पावर है वो माइनस हो जाता है, यानी 2 लिए और 3 माइनस 2 यानी 2 का पावर 1। तो 2 का पावर 1 बराबर 2 ही होगा, 2 आंसर। और यहाँ देखिए दोस्तों a का पावर m और b का पावर m है तो बराबर होता है ab और कॉमन में हो जाता है पावर। देखिए m हो गया पावर, ये कॉमन ले ली, ठीक है, यानी ये दोनों गुना हो जाएगा पावर m। तो हम लोग 2 लिए, यहाँ पावर 3 लिए, गुना b कितना है, चलिए 2 b को हम लोग दूसरा कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं 4, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं 3। सॉरी ये दोनों तो सेम है, कॉमन है, तो इसको भी 3 ही मानना होगा, मतलब हाँ ठीक है 3 सही लिखें। तो 2 का पावर 3 गुना 4 का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 4। जैसे यहाँ पर है ab और m दोनों में कॉमन है, और इसमें भी m है, तो m है तो ब्रैकेट बंद और कॉमन ले लेंगे। जैसे इसमें 3 है तो इसमें 3 ले लिए। तो अब क्या हो जाएगा 2 गुना 4, तो 4 दूनी 8 पावर 3, तो 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 64 और 64 गुना 8, तो 64 गुना 8 कितना हो जाएगा 60 गुना 8, 60 गुना 8 हो जाएगा, 8 6 करता है 480 और 8 चौक 32, तो 512। इसका आंसर हो जाएगा 512। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हम लोग NCERT इस चैप्टर का जितना भी है हम लोग सब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक जय हिंद।